नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बेवफा पत्नी ने रिश्तों का किया कत्ल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पत्नी, सास और साला गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कहर बनकर दुकान में घुसा ट्रक, सो रहे थे लोग, एक ने तोड़ा दम, दो गंभीर। और 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का लहर, एक साथ मनाई होली और दिवाली। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। वह हर किसी को धोखा दे रही थी, धोखा अपने पति को, अपने घर वालों को। एक दिन उसके पाप की कहानी ने हर किसी को दहला दिया। दास्तां एक बेवफा पत्नी की है जो रिश्तों की मर्यादा को लांघते हुए पति के पीठ पीछे प्रेमी से मिलती रही। जब पति प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ तो उसने पति का कत्ल कर शव को खेत में दफना दिया। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बरुआरी गांव की रहने वाली इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। इसने अपने हाथों से अपने पति का कत्ल किया है, वह भी अपने बेडरूम में, जिसके बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। अब चलिए थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर के रहने वाले एमआर चंदन सिंह की शादी बरुआरी गाँव के मिथिलेश सिंह की बेटी मनीषा सिंह से हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद से ही मनीषा मायके में रहना शुरू कर दिया। वह ससुराल नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसका दिल मायके के एक शख्स के लिए धड़कता था। पति के पीठ पीछे वह रात रात भर अपने मोहब्बत से बात किया करती थी। लेकिन एक दिन मनीषा के रिश्ते का सीक्रेट राज खुल गया और उसके पति चंदन को पता चल गया। इसके बाद चंदन अपने पत्नी की नाजायज रिश्ते का विरोध करने लगा, जो पत्नी को रास नहीं आ रहा था। यही वजह है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता खूनी साजिश में तब्दील हो गया। 25 नवंबर की सुबह मनीषा ने अपने भाई एवं मां के साथ मिलकर बेडरूम में ही अपने पति चंदन की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को घर से 500 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर लकड़ी से जाकर ढक दिया। फिर अंधेरा होते ही सभी ने मिलकर लाइन होटल के सामने मिट्टी में दफना दिया ताकि ये राज ही रह जाए। 1 दिसंबर की सुबह जब ग्रामीणों को मिट्टी से गंध आया तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब मिट्टी को खुदवाया तो मिट्टी में दफन हुआ राज खुल गया। इसके बाद से पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास और साला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्याकांड का पूरा राज खुल गया। बेवफा पत्नी मनीषा ने ही अपने 2 भाई एवं मां के साथ मिलकर अपने ही पति का हत्या करने के बाद उसे मिट्टी में दफना दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी मनीषा कुमारी, मृतक की सास पिंकी देवी, वहीं साला मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य साला विनीत कुमार फरार है। 25 तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पे जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी, लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला
हैं जिनके पति का नाम चंदन कुमार था और वो देर रात्रि में उनके घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकल गए और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति 25 तारीख को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल एसडीपीओ पूर्वी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो जो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार उन्हीं के रूप में की गई और इसमें हम लोगों ने CDR एनालिसिस टावर डंप और टेक्निकल काफ़ी काम किया और जिसके आधार पे इस घटना के पीछे जो मामला प्रकाश में आया वो आया कि पति पत्नी दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति अपने ससुराल में आया हुआ था और उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के क्रम में जो उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, दोनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पे शव को दफना दिया जो शव जो है पुलिस को 6 दिन बाद में मिला। रीजन सर क्या रहा है संबंधी? अभी उस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी क्योंकि एक महिला के आचरण की बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी मतभेद थे और कई बिंदुओं पर कई कारणों की वजह से मतभेद थे। जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ज़मीन किसको उसमें आती है। शादी का कितना वर्ष हो गया उनको? इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है? इस घटना में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 लोगों। अन्य लोग भी शामिल हैं जो कि फरार? अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है इसमें एक आध व्यक्ति की संलिप्तता और प्रकाश में आए, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। फिलहाल बेवफा पत्नी मनीषा के प्रेमी का पुलिस पता ठिकाने का तलाश कर रही है ताकि उसे भी गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से मनीषा ने अवैध संबंध के कारण अपने पति का कत्ल किया है वह बेहद डरावना है। डेन न्यूज के लिए आमिर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित ट्रक कहर बनकर दुकान में घुस गया। उस वक्त दुकान के अंदर 3-4 लोग सो रहे थे। सोए हुए एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना सरैया थाना क्षेत्र के रेवा रोड बखरा चौक की है जहां एक ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए एक होटल में घुस गया। मृत युवक की पहचान 23 वर्षीय रवि रंजन उर्फ मंटू के रूप में हुई है। हादसे से गुस्साए भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि आए दिन इस जगह हादसे हो रहे हैं। सूचना पर पहुंची सरैया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है। कैसे दुर्घटना हुई है? ये NH 722 की घटना है। बखरा चौक पर हमारा दुकान अवस्थित है। भतीजा दुकान चला रहा था। डिवाइडर को पार कर करके ट्रक दुकान में घुसा दी और स्पॉट मौत उसी जगह भतीजा का हुआ है। कब की घटना है? ये कल रात क्या बजे? 10, साढ़े 10, 11 बजे का। कैसे का दुकान था आपका? वो फास्ट फूड का। कितना दिन से दुकान वहाँ लगा है? वहाँ दुकान तो लमसम 20 वर्ष से ऊपर से है। 20 वर्ष। अच्छा, इसमें कई आदमी की जान गई है? एक आदमी का जान गया है। हाँ। 2 आदमी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। मृतक का क्या नाम है? राजीव रंजन। कै वर्ष के रहेंगे? 24 वर्ष। घटना यही हुआ है कि बखरा चौक NH 722 पे एक ट्रक दुकान में जाकर धक्का मारा है जिससे रवि रंजन नाम का लड़का मृत्यु हो गया। उसके बाद हमें सरैया थाना से सर फ़ोन किए कि ऐसा सब बात है, तो फिर हम सुबह में पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम के लिए जी अभी पोस्टमार्टम हो गया है। इसके बाद हम लोग शव को परिजन के बरामद कर दिए और हम लोग
मुजफ्फरपुर में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 5 बिहार के हैं और 1 झारखंड का रहने वाला है। सदर थाना क्षेत्र के डीएससी ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नौकरी देने का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। इसकी शिकायत एक पीड़िता ने एसएसपी राकेश कुमार से की। पीड़िता ने बताया कि बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का लालच देकर रुपयों की उगाही की जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम में कई थाना अध्यक्ष को रखा गया। विशेष टीम ने सबसे पहले सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में छापेमारी की। छापा पड़ते एक मकान से 5 लोग भागने लगे, जिसे पुलिस टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके बाद सदर थाना क्षेत्र के ही डुमरी लौदौरा रोड स्थित कंपनी के कार्यालय में छापेमारी कर एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो पूरे मामले का खुद ब खुद खुलासा हो गया। लगभग 8 से 9 महीना पहले बुलाया गया था। अच्छा, इस यहाँ पे नहीं, गया में बुलाया गया था। क्या कह के बुलाया गया था? बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, जैसे कि नौकरी जैसा होता है ना, सरकार द्वारा गवर्नमेंट वगैरह कागज मिलता है, उसके लिए तुमको कुछ खर्चा होगा, पैसा वैसा। तो हम बोले थे कितना होगा, बोला कि 20,600 रुपया खर्चा होगा और बहुत अच्छा काम है, सेटल हो जाएगी, परमानेंट काम है, ऐसे बोल के बुलाया था हमको। और बुलाने के बाद रूम में लाने के बाद बोला कि किसी से बात नहीं करना और किसी को नहीं बताना कि हाँ हम यहाँ काम करने आए हैं या क्या है नहीं। उसके बाद हमको ऑफिस ले गया, तो ऑफिस में भी बोला कि एकदम पूरा डर के रहो, मतलब डरा देता है पूरा रूम कि किसी से बोलना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। और जब फॉर्म भरने के लिए मांगेगा खुद से, तो फॉर्म भी भरने नहीं देता है, बोलता है कि हम लोग भर देंगे। तो नहीं, एक भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो दोबारा फॉर्म 600 रुपया में खरीदना पड़ता है। इसकी वजह से भरने दे दिया और भर के फिर तुरंत वहाँ रूम में लेके गया ऑफिस में इंटरव्यू लेता है। और अगर आप सवाल का जवाब नहीं भी दे पाइएगा तो बोलेगा कि हाँ आपका काम हो गया, जाइए, 2-3 दिन आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सरकारी जॉब बोला था या प्राइवेट जॉब बोल के बुलाया? सरकारी जॉब बोला। किस विभाग में? हाँ, किस विभाग में बोला था? सरकारी बोला था कि सरकारी जॉब है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह का नहीं होता है, हाँ, उस तरह का यहाँ से प्रोडक्ट मतलब स्टेट बाय स्टेट ट्रांसफर होता है, जैसे दवाई वगैरह ये सब। आपसे कांटेक्ट कैसे किया था? हमको फोन से। यही कंपनी आपसे? यही कंपनी है, डीएससी ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट है, लेकिन ये बोधगया में भी है। बोधगया में के बाद मारपीट और छेड़खानी भी। हाँ, जैसे कि आपको बोलेगा 1 महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग देते देते जैसे आवाज उठाते हैं कि हाँ हमको काम चाहिए, काम दीजिए, तो आपको बोलेगा कि 2 आदमी जोड़, मतलब 2 आदमी लाओ, बुला के लाओ, उसके बाद तुम्हारा मतलब पैसा बढ़ते रहेगा। आपके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी? हाँ, मेरे साथ बहुत। आप कब से इस कंपनी में जुड़े में थे? लगभग हो गया 8 महीने। कितने पैसे की आपके साथ जो है धोखाधड़ी की गई? कितना पैसा कमाई? हम तो क्या बोलते हैं, हमसे बहुत आदमी बुलवाया और बुलवा के जब मतलब हमसे पैसा मांगने लगा सब कोई, तो हम बोले कि सबका पैसा वापस कीजिए, हमको काम नहीं करना। आपको पैसा 8 महीना में एक बार भी मिला है? हाँ, मिलता है, ऐसे 2,000-3,000 ऐसे 2,000-3,000 देता। आपसे जॉब देने के नाम पे कितना लिया गया था? हमसे 20,600। 20,000 लिया गया था। आप कहाँ हैं? झारखंड की रहने वाली? जी। कहाँ झारखंड से? झारखंड पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के। अब आपने पुलिस में कंप्लेन किया है मामले को लेकर? जी, हम अपने किए हैं। पुलिस पहुंची है ना घटनास्थल पर? जी। आज सुबह सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं जो सदर थाना क्षेत्र में गोबरशाही एरिया के पास में एक कॉल सेंटर चलाते हैं और कॉल सेंटर साथ में उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम होता है और उनके द्वारा आसपास के लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है कि नौकरी दिया जाएगा और नौकरी देने के नाम पे उनको रखा जाता है। 2-3 दिन उनको ट्रेनिंग के नाम पे उनके साथ में उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उन्हीं से बोला जाता है कि तुम हमें इतना पैसा दो तो तुम्हें हम नौकरी पे रखेंगे और उनसे पैसा लिया जाता है 20 से 25 हज़ार के आसपास में। फिर उन्हीं को फोर्स किया जाता है कि वो और लोगों से जुड़ें, उसी के बाद में उनको पैसा वापस मिलेगा। तो ये इसमें बहुत लोग शामिल हैं, जिसमें मेन 2 लोग हैं, एक अखिलेश है और एक और व्यक्ति हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। और दोनों के द्वारा अभी तक 300-400 से ज़्यादा लोगों को इसी तरह से फ्रॉड करके और उनसे पैसा लिया गया है और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उनको कुछ पैसा दिया जाता है और बाकी लोगों को फोर्सफुली रखा जाता है। इसमें कई लोग नाबालिग भी हैं। तो अभी छापेमारी की गई है, कुछ लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए रखा हुआ है और जैसा हम लोग कुछ लोग अभी इसमें आवेदन दे रहे हैं उसकी वजह से FIR करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्य संचालित पर होता है, बाहर के कोई लोग हैं या लोकल ही हैं?
इसमें एक आदमी पटना का है, एक आदमी मुजफ्फरपुर का है। अभी तक की जो इंक्वायरी में सामने आई है उसमें 2 लोग हैं और बाकी लोगों के बारे में हम पता कर रहे हैं। ऐसा लेन देन का ही बात है? हाँ, इसमें ये जो 2 लोग हैं ये नौकरी दिलाने के नाम पर सब लोगों से 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं और फिर उन्हीं को फोर्स करते हैं कि उनका पैसा तभी वापस मिलेगा जब वो लोग बाकी लोगों को उस नेटवर्क में जुड़ाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के मतों की गणना शुरू होते शनिवार की सुबह से ही रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिलने लगा। वहीं तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत बनाए रही। जैसे जैसे भाजपा 3 राज्यों में बढ़त बनाते रही, वैसे वैसे देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग बढ़ता रहा। मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का कार्यालय अटल सभागार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। सुरेश शर्मा ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भाजपा साफ होगी, उनके लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है और जनता उन्हें जितना प्यार करती है, उससे साफ है कि 24 और 25 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। प्रचंड जीत जो हुई है यह अगला जो 24 का चुनाव का आगाज हुआ है। देश मीडिया कुछ बोल रही थी, लेकिन देश बोल रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। 140 करोड़ जनता उनके हृदय में बसता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज दिखला दिया कि नरेंद्र भाई मोदी का प्रचंड जीत 24 के अगला तीसरी बार प्रधानमंत्री की जीत का आगाज आज हुआ है। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा, जो सपना देख रहे थे 5 राज्यों में जीत के बाद? इंडिया गठबंधन नहीं, यहाँ भारतीय गठबंधन बीजेपी का है, भारतवर्ष का है। इंडिया तो बात खत्म है। इंडिया का अर्थ इंडिया वाले लोग समझे, हम भारतवासी हैं। भारत माँ हमारी माता है, हम उसके संतान हैं, हम उसका हम उद्घोष करते रहते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है, वह चाहे कोई यहाँ का वर्ग का लोग हो, सब सनातन धर्म को आदर देता है। विश्वगुरु भारत बनेगा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 24 में जीत के बाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती और शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती पर शनिवार को मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में दोनों महान विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखी संविधान लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका कर्मभूमि मुजफ्फरपुर रहा। वहीं मुजफ्फरपुर से ही निकला खुदीराम बोस का संदेश पूरे भारत में आज़ादी का लहर लेकर आया। कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता समीर कुमार, उमेश कुमार राम, पंडित मधुसूदन झा, डॉक्टर शंभू कुमार राम, कुणाल सहाय, मोहम्मद अब्दुल्ला, त्रिभुवन पटेल सहित कई नेता शामिल रहे। देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर को हर साल की भांति इस साल भी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, साथ में हमारे महान विभूति जो कम उम्र में अपने आप को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस जी की भी जयंती आज है। उनकी जन्म 1889 ईस्वी में हुई थी और यही मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उनको आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है फांसी दी गई थी। इन दोनों महान विभूति को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सर नमन कहते हैं। साथ में राजेंद्र बाबू एक सादगी के प्रतीक थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी जी के आज़ादी में एक अच्छे सहयोगकर्ता थे। राजेंद्र बाबू उस समय राष्ट्रपति थे। वो कहें कि लक्ष्मी जी आप भूल गए हैं कि हम लोग गांधी जी तर शपथ लिए थे कि अपने यूज का जो भी सामान है सूत काट कर हम पहनेंगे, चाहे वो लुंगी हो, गंजी हो, अंडरवियर हो, चादर हो। तो अभी हमको समय नहीं है, इस कारण हम
फुर्सत मिलता है तो हम सूत काट कर हम चादर बनाएंगे तब बदलेंगे। ऐसे सादगी के प्रतीक राजेंद्र बाबू को हम सत सत नमन करते हैं और हमारे क्रांतिकारी महान विभूति शहीद खुदीराम बोस जी को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अंग्रेजी सरकार पर प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर शनिवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर में स्थापित उनके स्मारक स्थल खुदीराम बोस स्मारक स्थल और समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार लेखिका उषा किरण श्रीवास्तव, हरि किशोर प्रसाद सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हाँ बताया जाए। देखिए, भारत की महानता विश्व व्यापक है, परंतु भारत में ही गारत की दिशा में चली जा रही है। कारण कि जो भारत के सपूत कहलाने वाले राजनेता को जो उनकी छवि और उनकी जो ड्यूटी होनी चाहिए थी वो अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। जो भूल गए हैं, जिसके बारे में लोगों ने कहा, याद करो कुर्बानी इन शहीदों की जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक शानदार जानदार कुर्बानी देने वाले शहीद थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत में उनकी बर्बरता को उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, परंतु आज सत्ता में रहकर सत्तासीन लोग अपने अच्छे कार्यकर्ता को दरकिनार करके और अपने कुछ चहेतों को लेकर के राज सत्ता पर कायम बैठे हुए हैं और इन तमाम शहीदों के, इन तमाम मनीषियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए भारत को गारत की ओर भटकाए जा रहे हैं। आज महान देशभक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत पर प्रथम बम का विस्फोट करने वाला महान क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका मुजफ्फरपुर से काफ़ी जुड़ाव रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एकमात्र ऐसे राजनेता हुए जिन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। ऐसे भारत रत्न तो दर्जनों को मिला है, लेकिन देश रत्न मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज नागरिक मोर्चा, भारत माता नमन स्थल, समाहरणालय परिसर में उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धा समर्पित कर रहा है। और जिला प्रशासन की हम कड़ी आलोचना करते हैं कि जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं और सामने में राजेंद्र बाबू की मूर्ति है, प्रत्येक वर्ष जिला कलेक्टर द्वारा उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, लेकिन इस बार डीएम द्वारा माल्यार्पण अर्पित नहीं करना बहुत ही दुर्भाग्य है और राजेंद्र प्रसाद को अपमानित करने का काम यहाँ का प्रशासन ने किया है। बिहार में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही ग्रामीण स्तर पर आवागमन में भी आम लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 7 वाहन देना है, जिसकी कोटि बनाई गई है। इसके तहत 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य वर्ग से है। टोटल एक प्रखंड में 7 वाहन दी जाएगी। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डीटीओ ने बताया कि इसके लिए जिलावार डीएम, डीडीसी और डीटीओ की टीम बनाई गई है। बस खरीदने के बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। लाभुकों के चयन के लिए इस योजना के तहत प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार परिवहन विभाग द्वारा इस योजना को वर्ष 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अभी जो लाया गया है, ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
के तहत ही इसका एक विस्तारीकरण किया गया है। पहले जो 3 व्हीलर का जो पंचायत लेवल पर देते थे, अब जो है ये नई सेवा जो आई है प्रखंड स्तर का, जिसमें कि हर एक प्रखंड में 7 वाहन का बसेस का जो उपलब्ध कराया जाएगा, जो कोटिवार रहेगा। 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य जाति से संबंधित है। इससे रोजगार का भी मुहैया होगा और आम पब्लिक को जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने जाने में सुविधा भी उत्पन्न होगी। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शनिवार को आयोजित संत रविदास महासंघ की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 28 जनवरी 2024 को रविदास मिलन समारोह का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि सभी जाति का कोई न कोई नेता है, लेकिन चमार का कोई नेता नहीं है, जिसके कारण इस समाज को समुचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी यही समाज हो रहा है। इसका एकमात्र कारण एकजुटता की कमी है। इसलिए महासंघ रविदास मिलन समारोह आयोजित कर समाज को एकजुट करने का प्रयास करेगा। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय नारायण राम, संजय छायाकार संजय राम, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुमार रंजन, प्रदेश महासचिव जयमंगल राम, सचिव चंदेश्वर राम, कोषाध्यक्ष राजा कुमार सहित संघ के कई नेता उपस्थित रहे। संत रविदास महासंघ के बैनर तले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए रविदास महासम्मेलन 28 जनवरी को मुजफ्फरपुर के धरती पर ऐतिहासिक हम लोग का करना है। जो हमारे संत रविदास महासंघ के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको सहमति हुई है। जो हमारे समाज को जितने भी राजनीतिक दल वाले थे वह ठगने के काम करते हैं, लालच दे करके अथी करते हैं, वोट लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमारे समाज को कोई झांकने वाले नहीं है। इसके लेकर रविदास महासंघ ने आज संकल्प लेते हुए 28 जनवरी को रविदास महासंघ का सम्मेलन करेंगे। जो प्रचार रथ निकलेंगे हमारे और जगह जगह होल्डिंग बैनर ये सब लगेंगे, द्वार बनेंगे, जो मुजफ्फरपुर में से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो मुजफ्फरपुर से इतिहास रचेंगे और गांधी मैदान के भी भरने का काम करेंगे। जो हमारे समाज जो है आज से ही रविदास महासम्मेलन के लिए तैयारी पर जोर शोर से तैयार हो गए हैं। 2 और 3 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में आयोजित चतुर्थ राज्य स्तरीय सवात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 22 जिलों से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, राज्यसभा संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह एवं सचिव राहुल श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम ने पौधा देकर अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर टीम 80 मेडल के साथ विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं पश्चिम चंपारण टीम 20 मेडल के साथ उपविजेता बना। सभी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी 7वें नेशनल सवात चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किए। विजेता टीम को जेल अधीक्षक ब्रजेश मेहता ने ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। आज जो है जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज इंडोर स्टेडियम में राष्ट्र वर्ल्ड की मेजबानी में चतुर्थ राज्य स्तरीय सवात फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पूरे बिहार के 22 से ज़्यादा जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 400 से ज़्यादा बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में जो भी गोल्ड मेडल रहेंगे वो खिलाड़ी फिर अगले 6ठे नेशनल सवात चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। आज का जो आयोजन था इसका शुभ उद्घाटन जो है सुबह में किया गया है। इस कॉलेज के संस्थापक सचिव हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज इसका उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता जो है हमारे राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया गया है। साथ में सभी का स्वागत जो है संसाई शिल्पी सोनम के द्वारा किया गया है। राष्ट्र वर्ल्ड डांस स्पोर्ट्स की ओर से भी यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनेश वंदना वगैरह किया गया था और सारे ऑफिसर के साथ में ये पहली बार ऐसा सवात गेम में हम लोग 400 से ज़्यादा प्लेयर खिलवा रहे हैं। एक अच्छी भीड़ है, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा है, लगभग 2 से 2,500 लोगों के साथ में। तो एक अच्छा मैसेज आएगा और सवात बिहार में तेज़ी से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा और अच्छा करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख बधिर विद्यालय में शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिस यूनिवर्स रही राजनंदिनी इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की प्रेसिडेंट रीना सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रतियोगिता में कैरम बोर्ड, लूडो सहित 10 तरह के खेल का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। नमस्ते। सबसे पहले मैं राजनंदिनी, आज मुख्य बधिर स्कूल में मैं आई हुई हूँ, जहाँ दिव्यांग दिवस के अवसर पर बच्चों को विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता हुआ, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बच्चों ने विभिन्न तरह के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रंगोली थी, कैरम बोर्ड था, ये लूडो का गेम था। सभी बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी इन सब प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा इन लोगों का ये क्रिएशन रहा, मुझे देख के पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जी, आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर बागेश्वरी दिव्यांग सर्जन सेवा संस्थान के प्रांगण में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता था, कैरम बोर्ड है, लूडो है, बैडमिंटन है, जिलेबी रेस है, सुई धागा रेस है, अन्य तरह के 10 तरह के लगभग खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें इनरव्हील क्लब की रीना सिंह जी हैं, जिन्होंने जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे वो अपनी तरफ से बच्चों को प्राइज़ देंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राजनंदिनी जी हैं, जो 2022 से 2027 तक के मिस यूनिवर्सिटी हैं। अजीत विशाल मेमोरियल ट्रस्ट और विशाल बिहार यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से चल रहे बिहार फुटसल लीग का फाइनल मैच शनिवार को प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब समस्तीपुर बनाम ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के बीच खेला गया, जिसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर ने प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब समस्तीपुर को 4-1 से हराकर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को आगत अतिथि एवं अजीत विशाल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष रश्मि श्रीवास्तव ने ट्रॉफी और 2500 रुपये नगद राशि देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय फुटसल टीम के हेड कोच जोशुआ स्टेनवाज के साथ बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव इम्तियाज हुसैन और बिहार स्टेट टीम के कोच संतोष कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर कुमार चंदू ने किया। मौके पर ज्योति सिन्हा, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, राजेश कुमार सिन्हा एवं अन्य उपस्थित रहे। गेम जो होता है वो बहुत फास्ट पेस्ड गेम होता है। उसमें स्किल आपका ज़्यादा डेवलप होता है और टेक्निक डेवलप होता है, टैक्टिक डेवलप होता है, फिर आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो डेवलप होता है। और इससे फुटसाल से हम लोग बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बना सकते हैं। और इंडिया के लिए जैसे हम लोग साउथ अमेरिका या यूरोप में देखते हैं, सब प्लेयर लोग जैसे मेसी, रोनाल्डो, इनिएस्टा, नेमार, रोनाल्डिनो, जब जो स्टार है प्लेयर फुटबॉल का, उनका स्टार्ट जो हुआ था फुटसाल से हुआ था। जो 3 साल से 10 साल तक वो लोग पहले फुटसाल खेलते हैं, उसके बाद वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए उनका टेक्निक, उनका डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा होता है। बिहार में पहली बार आयोजन हो रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतना अच्छा से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर विकास आनंद एंड विशाल बिहार यूनाइटेड एंड बिहार स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, इतना अच्छा से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इंडोर में। और मूविंग फॉरवर्ड और भी अच्छा होगा। मैं ये मुझे कितने टीमों ने हिस्सा लिया, किनके राज्यों से? वो तो मैं तो गोवा का हूँ, इधर आया हूँ इनविटेशन से, पर 12 टीम ने पार्ट लिया है ऑल ओवर बिहार से। और क्वालिटी बहुत अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है दिन भर, और ये मुझे अच्छा लगा। ये बिहार में पहली बार हमारे हो रहा है, हम फुटसाल लीग करवा रहे हैं, जो कि एक टाइप का मिनी फुटबॉल होता है। ठीक है, इसमें टाइम भी कम होते हैं, ग्राउंड भी छोटा होता है, जो फर्स्ट टाइम हमारे बिहार में हम अजीत विशाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। कितनी टीम ने हिस्सा लिया? इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। सब बिहार की टीमें थी, आउट स्टेट की कोई टीम नहीं थी, सब हमारे बिहार की टीम थी। सेमीफाइनल मैच है? जी सर, अभी सेमीफाइनल मैच है हमारा। इसमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब समस्तीपुर है और तिरहुत कॉलेज फिजिकल एजुकेशन, जो हमारी लोकल टीम है, इनके बीच एक सेमीफाइनल होगा। और एक फ्यूचरिस्टिक स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी है और एक ईस्टर्न रेलवे की टीम है, जिनके बीच में हमारा सेमीफाइनल मैच होगा अभी। परिचय बताएं। जी, मैं रश्मि श्रीवास्तव हूँ, अजीत विशाल मेमोरियल ट्रस्ट की सेक्रेटरी हूँ, चेयरपर्सन। फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में और मुजफ्फरपुर फुटबॉल संघ के सहयोग से यहाँ पहली बार बिहार में बिहार फुटसल लीग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। ये 1 और 2 दिसंबर को अजीत विशाल मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये फुटसल गेम एक फुटबॉल की तरह ही खेला जाता है,
और इसको इंडोर गेम में अभी जो है फीफा ने, AFC ने इसको इंट्रोड्यूस काफ़ी सालों से हो रहा था, लेकिन बिहार में ये पहली बार फुटसल लीग मैचेस हम लोग कर रहे हैं। इससे जो चैंपियन टीम होगी यहाँ की, वो आगे नेशनल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो लीग मैचेस होगा उसमें ये टीमें खेलेंगी। कितनी टीम ने हिस्सा लिया? इसमें अभी फर्स्ट टाइम है, हम लोग ने 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और 12 टीमों का यहाँ लीग मैचेस हुआ और उसके बाद क्वार्टर फाइनल अभी चल रहा है और उसके बाद सेमीफाइनल होगी और सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल मैच होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।